अस्वीकरण। ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अवमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। साथ ही इसमें 18 जोड़ कंटेंट या ऑडियो हो सकता है। यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कृपया इसे पढ़ें या सुनने से पहले अपने माता पिता या अभिभावक से अनुमति लें। धन्यवाद। अध्याय 31 प्रकाश जादू। डार्क मैगस रिटर्न्स। हालांकि कुछ ही दिन बीते थे लेकिन रेस को ऐसा लग रहा था मानो उसने इतने जीवंत स्थान पर कदम रखे हुए बहुत समय हो गया हो। आखिरकार वह रम्पटम कस्बे में प्रवेश कर चुका था, जो कुछ हजार लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा शहर था। अल्टेरियन के उन शहरों की तुलना में यह बेहद छोटा था जो लाखों की आबादी से भरे होते थे, लेकिन बदलाव के लिए यह अच्छा था। हालांकि रेस को आधुनिक तकनीक की कमी की आदत नहीं पड़ पाई। सामान को गाड़ियों से खींचा जा रहा था और मजदूर उसे ढो रहे थे, लेकिन बीच बीच में कुछ उन्नत कार्य के दृश्य भी दिखाई दे रहे थे। बिजली थी, क्योंकि रोशनी और कुछ उपकरण उसी से चलते हुए देखे जा सकते थे। हालांकि जिस कस्बे में वे अभी थे वहां या तो बिजली की कमी थी या फिर यह कोई नई समस्या थी, ये बताना मुश्किल था क्योंकि ज्यादातर लोग तेल के लैंप या मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे वे दोनों गलियों से गुजर रहे थे, रेज अलग अलग तरह की दुकानों पर नजर रख रहा था। वहां विशेष दुकानें थी जो तलवारें, कवच और सामान्य हथियार जैसे उपकरण बेचती थी। फिर खाने पीने की चीजें बेचने वाली दुकानें थी और ऐसी दुकानें भी थी जहां लगभग सब कुछ मिलता था। वे एक तरह से सभी जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें थीं। अंत में घुमंतू व्यापारी होते थे जिनके पीछे एक बड़ी गाड़ी होती थी और उसमें अलग अलग जगहों से लाया गया सारा सामान रखा होता था। ऐसा कोई नहीं दिख रहा जो बीस्ट क्रिस्टल बेच रहा हो। पिछली बार भी मुझे कोई नहीं दिखा था। अगर मैं किसी व्यापारी के पास जाऊंगा तो वो शायद ग्रेन की तरह क्रिस्टल लेकर भाग जाएगा। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो इतना साफ सुथरा ना हो कि मेरे धंधे के बारे में सबको बता दे, और साथ ही कोई ऐसा भी जो मुझे आसान निशाना समझकर पीठ में छुरा ना घोंपे। लेकिन उससे पहले मेरे सामने एक और बड़ी समस्या है। रेस की निगाहें उसके बगल में खड़े क्रोन पर टिकी थी। उस समय उसे निशाना बनाया जा रहा था, इसलिए किसी को भी उसका साथ नहीं छोड़ना था। दोनों चिकित्सक के घर पहुंच गए थे। यह इमारत बाकी इमारतों की शैली से मेल खाती थी, जिसकी ढलानदार और ऊपर की ओर उठती छतें इसे उनकी दुनिया की पूर्वी शैली प्रदान करती थी। यह इमारत इलाके की अधिकांश इमारतों से बड़ी थी और रेड ब्रिगेड क्लैन की इमारत के पास स्थित थी। यहीं से उन्हें अपना अधिकांश कारोबार मिलता था, क्योंकि पागना योद्धा ही सबसे ज्यादा घायल होते थे। मुझे लगता है कि इस दुनिया में डॉक्टर होना फायदेमंद है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी औषधियां यहाँ के लोगों पर भी असर करेंगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं पैसे कमाने का एक अच्छा जरिया बन सकता हूँ, और उससे मैं खतरनाक पोर्टल से गुजरे बिना ही बीस्ट क्रिस्टल खरीद पाऊंगा, जिससे मैं जल्दी से अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौट सकूंगा। रेस के पास कई योजनाएं थी जिन्हें वह लागू करना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसकी परिस्थितियां काफी सीमित थीं। चिकित्सक के भवन में प्रवेश करते ही एक बड़ा गलियारा दिखाई दिया जो कई कमरों में विभाजित था। ये कमरे विभाजकों से अलग किए गए थे जो लोगों के सामान लाने ले जाने के कारण लगातार खुलते और बंद होते रहते थे। वह गंध बहुत तीखी थी और रेस के पेट में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। साथ ही वहां लोगों के दर्द से कराहने, चीखने और बीमार होने की आवाजें भी आ रही थीं। ये सब उसे अस्पताल की याद दिला रहा था, एक ऐसी जगह जो हमेशा मौत के करीब होती है। गहरे भूरे रंग के वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी उन दोनों के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। अचानक रेस को लगा कि डॉक्टर होना कोई अच्छा पेशा नहीं है। सफा का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद क्रिंटर, श्री क्रोन ने कहा। श्री क्रिंटर ने एक शब्द भी नहीं कहा, मानो वे इतने थके हुए थे कि मुंह भी नहीं खोल पा रहे थे। उन्होंने अपने कमजोर हाथ को हिलाया और उन दोनों को अपने पीछे आने का इशारा किया, फिर अंततः उन्हें एक कमरे में ले गए। दरवाजा खुल गया। जमीन पर बिछी चटाई पर सफा लेटी हुई थी। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं और उसके मुंह के निचले हिस्से में लगे गहरे घाव पर टांके लगे थे। उसके घावों पर एक अजीब सा हरा पेस्ट भी लगाया गया था और एक बर्तन में वह पेस्ट एक तरफ रखा हुआ था। जो बात आश्चर्यजनक थी, या यूं कहें कि पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं थी, वह ये थी कि कमरे में एक और व्यक्ति भी मौजूद था। आखिरकार तुम दोनों नीचे आ ही गए, सन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मुझे सफा के साथ हुई घटना के बारे में पता चला तो मुझे चिंता हुई कि कहीं कोई तुम दोनों के पीछे तो नहीं पड़ा होगा, लेकिन लगता है तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो, रेज। श्री क्रोन ने कहा, मैं समझता हूँ, मुझे आपको स्थिति के बारे में बताने का समय नहीं मिला। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह बाहर से हमला था। क्यों ना हम दोनों बाहर जाकर बात कर लें, जब तक रेज अपनी बहन के साथ कुछ समय बिता लेता है। रेस को पता था कि मुख्य संदिग्ध कौन है। असल में कोई संदिग्ध था ही नहीं, उसे पता था कि ये सब किसने किया है। बड़े लोग बस बातें करने वाले थे, बच्चों से उन बातों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें छिपाने की वास्तव में कोई जरूरत नहीं थी। सफा के पास बैठते हुए भी उसके सीने का दर्द जारी रहा। अपनी बहन को देखकर शरीर की यह एक सामान्य प्रतिक्रिया बन गई थी और अब उसे इससे चिढ़ होने के बजाय इसकी आदत पड़ने लगी थी। अरे, मैंने तुम्हारी बहन से बदला ले लिया है, इसलिए थोड़ा शांत हो जाओ। देखो, ऐसा लगता है कि वह चैन से सो रही है, रेज ने सोचा। कमरे को देखकर उसे नहीं लगता था कि वह जगह बहुत साफ सुथरी होगी। उनके पास अल्कोहल और उबलता हुआ गर्म पानी तो था जिससे वे ज्यादातर औजारों को कीटाणुरहित कर सकते थे, लेकिन कमरे को कीटाणुरहित करना मुश्किल होगा, खासकर इसलिए क्योंकि उनके पास साधारण दस्ताने जैसी चीजें भी नहीं थीं। वह ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके होंठ पर लगे टांकों से निशान रह जाएगा और पट्टी में लिपटी उसकी टूटी हुई बांह को ठीक होने में कुछ महीने लगेंगे। चूंकि तुम्हें चोट लगने में मेरी भी कुछ गलती थी, तो अच्छा होता अगर मैं तुम्हें ठीक कर पाता। दुर्भाग्य से काले जादू में ठीक करने की कोई शक्ति नहीं होती।
हालांकि इस तरह की स्थिति में एक प्रकार का जादू काम आ सकता था और वह था प्रकाश का जादू। अब तक रेस जादू का कोई अन्य गुण प्राप्त नहीं कर पाया था। अगर वह उपचार करने वाली औषधियां बनाना और अपनी शक्तियों से स्वयं उपचार करना चाहता तो उसे ऐसा करना पड़ता। समस्या ये थी कि अब जब उसके भीतर एक अंधकार में तत्व आ गया था तो प्रकाश जादू को विकसित करना सबसे कठिन गुण होता। सबसे आसान तरीका ये होगा कि एक ऐसे प्राणी को खोजा जाए जिसमें प्रकाश जादू के साथ गहरी आत्मीयता हो, उसका क्रिस्टल लेकर उसे पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाए। कुछ प्रकाश जादू प्राप्त करने के बाद वह धीरे धीरे अन्य तरीकों से इसे बढ़ा सकता है, लेकिन उसके अंधकार में मूल के कारण यह अभी भी मुश्किल होगा। इससे मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। डार्क फैक्शन के पास एक ऐसी साधना तकनीक थी जिससे मैं डार्कनेस एट्रीब्यूट को बढ़ा सकता था। क्या इसका मतलब यह है कि लाइट फैक्शन के पास भी कोई ऐसी तकनीक हो सकती है जिससे मेरा लाइट एट्रीब्यूट बढ़ सके? ये तर्कसंगत लगता है ना? और बाकी सभी गुटों और कुलों का क्या? ये बहुत संभव है कि इनमें से प्रत्येक कुल के पास ऐसी साधना हो जो मुझे हर क्षेत्र में अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने में मदद कर सके। पृथ्वी, प्रकाश, अंधकार, अग्नि, जल तो बस बुनियादी तत्व हैं। हो सकता है कि मैं चंद्रमा, अंतरिक्ष और अन्य विशेष गुणों को भी प्राप्त कर सकूं। ये दुनिया सचमुच मुझे आशीर्वाद देना चाहती है। रेज ने जल्द ही घायल सफा की ओर देखा, वह अभी भी सोई हुई लग रही थी। पहले के इन विचारों के साथ ही उसके मन में एक और बात कौंध गई। एक मिनट रुको, सफा का स्वभाव त्यागपूर्ण है। उसने उन क्रिस्टलों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। क्या उसके पास प्रकाश गुण वाली जादुई शक्ति के लिए एकदम सही शुरुआत नहीं है? अगर मैं उसे जादू का इस्तेमाल करना सिखाऊं और उसके पास प्रकाश जादू का मूल तत्व हो, वह बहुत जल्दी प्रकाश के साथ आत्मीयता प्राप्त कर लेगी और वह जादुई औषधि जैसी चीजें भी बना पाएगी। आधी खुली आंख से सफा सोच रही थी कि उसका भाई उसके बगल में इतनी शैतानी मुस्कान क्यों बिखेर रहा है। अध्याय 32 एक छोटी सी समस्या। डार्क मैगस रिटर्न्स। किसी दूसरे व्यक्ति को जादू सिखाने की संभावना के बारे में सोचना रेस के लिए काफी दिलचस्प था, लेकिन जैसे जैसे उसने इस बारे में और सोचा, उसे एहसास हुआ कि विचार करने के लिए और भी बड़ी समस्याएं हैं। हालांकि उसका रहस्य केवल वही जानता था, लेकिन वह खुद पर नियंत्रण रख सकता था। कौन जानता था कि अगर दूसरों को जादू के बारे में पता चलता तो वे कैसी प्रतिक्रिया देते, खासकर तब जब अभी तो बीट्रिक्स जैसी कोई व्यक्ति, जो शुरुआती चरण में भी शीर्ष पर है, उससे लड़ाई में उसे हरा सकती है, और उससे ऊपर भी कई लोग थे। इससे भरोसे का शुरुआती पहलू भी सामने आया। अगर रेज अचानक उसे जादू सिखा दे तो क्या वह सवाल नहीं पूछेगी? और अगर उसे बाद में पता चल जाए कि रेज उसका असली भाई नहीं है, तो विश्वासघात की आशंका थी, जिसका सामना रेज अपने पिछले जीवन में पहले ही बहुत कर चुका था। इसके अलावा न जाने क्यों कबीले के मुखिया के शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस शरीर ने अपने ही परिवार के साथ विश्वासघात किया था या नहीं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि इस शरीर के असली मालिक ने भी सफा को मरा हुआ देखना चाहा होगा। यह एक असंभव सी संभावना थी, क्योंकि वह सोच रहा था कि अगर ऐसा होता तो उसकी बहन को देखने पर उसके शरीर की प्रतिक्रिया एक खास तरह की क्यों होती। लेकिन एक और संभावना भी थी। उस दिन सफा भी बच गई थी। अगर कबीले के मुखिया का शक सही है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उस दिन सफा को छोड़कर परिवार के सभी सदस्यों को मरना था, और यह भी मुमकिन है कि सफा ने ही अपने परिवार को मारने की साजिश रची हो। फिलहाल जब तक वह उन समस्याओं का समाधान नहीं कर लेता, तब तक वह कोई भी जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठा सकता था। आखिरकार सन्नी और क्रोन आधे अधूरे मुस्कुराते हुए कमरे में लौट आए। उन्हें नहीं पता था कि इस तरह की स्थिति में सबसे अच्छा चेहरा कैसा होना चाहिए, बहुत कम लोगों को पता होता है। रेज, यहाँ रहते हुए मुझे रेड ब्रिगेड के साथ कुछ काम है, क्रोन ने कहा। सोनी तुम्हारी बहन के साथ यहीं रहेगा, इसलिए मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे या हमारे वापस जाने तक यहीं रुकना चाहोगे? जमीन से उठते हुए ऐसा लग रहा था जैसे रेज ने कोई फैसला कर लिया हो, लेकिन असल में उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। क्या मैं अकेले शहर घूम सकता हूँ? रेज ने पूछा। लेकिन रेज, हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे लोग पड़े हैं। सन्नी ने कहा। मुझे पता है, रेज ने मुट्ठी भींची। लेकिन क्या मैं अपने फैसले खुद नहीं ले सकता? मेरा मतलब है, आप लोग मुझे 1 साल बाद वैसे भी जाने देंगे, है ना? अगर मैं अभी अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो 1 साल बाद क्या फर्क पड़ेगा? इसके अलावा मैं थोड़ा जीना और अपने जीवन को खोजना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैं 16 साल का हो जाऊं, मंदिर छोड़ दूं और मेरी पीठ में छुरा घोंपा जाए। या मान लीजिए कि मैं मंदिर में ही रहूं और मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हो जैसा सफा के साथ हुआ था, बस फर्क इतना है कि मेरी मौत हो जाए। तो मुझे कुछ और दिन जीने को मिलेंगे, लेकिन एक मंदिर में फंसा हुआ। देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों ने सफा की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, आपको मेरी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। क्रोन और सन्नी दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, वे जानते थे कि रेस ठोस तर्क दे रहा था। तुम सही कह रहे हो, क्रोन ने कहा। तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो, हम तो बस तुम्हारी यात्रा के लिए तुम्हें सलाह दे सकते हैं। जानते हो, रेस, तुम दिन ब दिन एक पागना योद्धा की तरह लग रहे हो। सूरज ढलने पर हम साथ निकलेंगे। अगर आप शहर में यात्रा कर रहे हैं तो भीड़भाड़ वाली जगहों पर रुकें और संभव हो तो हमेशा अपने कबीले के किसी सदस्य से 100 मीटर के दायरे में रहने की कोशिश करें। जरूरत पड़ने पर वे आपकी मदद करेंगे। राजी करना रेस के अनुमान से कहीं ज्यादा आसान था और वह इसके लिए आभारी था। अन्यथा प्रगति के लिए उसे मंदिर छोड़कर कोई नया आश्रय स्थल खोजना पड़ता। चिकित्सक के क्लिनिक से निकलने के बाद रेस थोड़ी देर बाहर घूमता रहा। वह लगभग सभी दुकानों के पास से गुजर रहा था, इधर उधर झांक रहा था, लेकिन मुख्य रूप से वह ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। अगर उन्होंने मुझ पर किसी को लगाया होता तो कोई हैरानी की बात नहीं होती, रेज ने सोचा।
जरूरत पड़ने पर अपने लक्ष्य को पकड़ने का यह उनके लिए अच्छा तरीका भी है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे दोनों अपने अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि ऐसा करने का उनके पास समय ही नहीं था। ये रेस के लिए अच्छी खबर थी। इधर उधर भटकते हुए रेस अंततः एक दुकान के बाहर रुका, जिसके बाहर बैरल रखे हुए थे। वह दुकान तरह तरह के उपकरणों, पुरानी मशीनों, सिलाई किटों से भरी हुई थी और उसमें जगह जगह हथियार भी रखे हुए थे। लोग सामान लेकर आ जा रहे थे और सिक्के लेकर बाहर जा रहे थे। बस यही है, रेस ने अपने हाथ कमर पर रखते हुए कहा। एक गिरवी की दुकान। इस तरह की दुकानों के अच्छे संपर्क होते हैं। चूंकि कहीं भी 20 क्रिस्टल नहीं बिक रहे हैं, इसलिए यह शायद ऐसी चीज है जिसके लिए हर कोई खरीदार नहीं ढूंढ सकता, लेकिन गिरवी की दुकान के पास तो हर जगह के विशेषज्ञों से संपर्क होना ही चाहिए। इतना ही नहीं, गिरवी की दुकानों वाले लोग एकदम घटिया होते हैं। वे हमेशा आपकी चीजों की कीमत कम आंकने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक कि कुछ चीजों को नकली बताकर भी आपसे खरीद लेते हैं। मुझे ऐसे ही लोगों से दूर रहना है। रेस तब तक इंतजार करता रहा जब तक उसे यह न दिख जाए कि दुकान खाली है। वैसे भी कस्बे में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए दुकान में हर घंटे लगभग एक ही ग्राहक आता होगा। सामने के दरवाजे से अंदर जाने पर दुकान अंदर से और भी ज्यादा अव्यवस्थित थी। दीवार पर कवच के टुकड़ों के साथ हेलमेट टंगे हुए थे, अलमारियों में गहने रखे थे और एक तरफ मेजें थीं। दूसरी तरफ एक आदमी था जिसका शरीर नाशपाती के आकार का था, ऊपरी हिस्सा पतला लेकिन पेट और नितंब चौड़े थे। उसकी पैंट नाभि से थोड़ा ऊपर तक चढ़ी हुई थी और उसकी मूंछें लंबी और घुमावदार थीं। रेस ने अब तक जितने भी लोगों को देखा था उनमें वह वाकई काफी अलग दिख रहा था। मैं यहाँ समय बर्बाद करने वालों से कोई वास्ता नहीं रखता, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है या कोई कीमती चीज नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, उस आदमी ने कहा। रेस को कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि उसने मंदिर के साधारण कपड़े पहने थे और उसकी उम्र भी कम थी। ज्यादातर लोग उसे समय बर्बाद करने वाला समझते। मुस्कुराते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा कि दुकान में कोई और तो नहीं है। फिर उसने हाथ से एक क्रिस्टल निकाला और उसे काउंटर पर रख दिया। क्रिस्टल के कांच से टकराने पर खनक की आवाज आई। अगर तुमने मेरी दुकान को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे मुझे तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े, उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा और उसका मुंह चौड़ा खुल गया, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया। क्या ये कोई शक्ति का पत्थर है? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा। शक्ति का पत्थर? रेज ने सोचा। उसकी दुनिया में वे इन्हें जानवर के क्रिस्टल कहते थे, लेकिन उसने सोचा कि अन्य स्थानों में इन चीजों के लिए अलग अलग नाम होना काफी सामान्य बात है। हाँ, रेज ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। मैं इसे बेचना चाहता हूँ और यकीन मानिए मुझे इसकी कीमत पता है, इसलिए मुझे धोखा देने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो मेरे बॉस बहुत नाराज हो जाएंगे। यह मानना मुश्किल था कि पागना योद्धा न होने के बावजूद इतनी कम उम्र के किसी व्यक्ति को यह शक्ति का पत्थर मिल गया था। इसलिए रेज ने एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाई जिससे उम्मीद थी कि वह व्यक्ति कुछ भी करने की कोशिश न करे। उसने एक आवर्धक लेंस निकाला और क्रिस्टल को ध्यान से देखने लगा। क्या तुम्हें इसकी कीमत का पूरा अंदाजा है, बच्चे? उस आदमी ने पूछा। अगर होता तो तुम इसे यहाँ नहीं लाते और तुम्हारा मालिक। ये कहते हुए उस आदमी ने अपनी उंगलियों से खरगोश के कान बनाए। तुम्हें यहाँ क्यों भेजता? एक छोटे कस्बे में आपके पास केवल दो ही विकल्प होते हैं। या तो आप इसे नीलामी में भेज दें, लेकिन वे आपकी कमाई का कुछ हिस्सा ले लेंगे। सिर्फ एक चीज रखना आपके समय की बर्बादी होगी, या फिर आपको कुछ बेचने की कोशिश करने के लिए कबीलों से संबंध बनाने होंगे। अब समझ में आया कि कोई भी खुलेआम शक्ति क्रिस्टल क्यों नहीं बेच रहा था। सन्नी ने समझाया था कि इन क्रिस्टलों का उपयोग ची की गोलियां बनाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए केवल पागना योद्धाओं को ही इनकी आवश्यकता थी, और ये शहर धनी व्यापारियों के लिए शक्ति क्रिस्टल खोजने के लिए बहुत छोटा था, खासकर ऐसे कबीले के लिए जिसके पास पोर्टल भी नहीं था। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बेटा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो इसे तुमसे खरीद लेगा। मैं उसे फोन कर देता हूँ, वो एक पल में यहाँ आ जाएगा। तुम्हें इंतजार करने में कोई आपत्ति तो नहीं है? उस आदमी ने पूछा। कोई और उपाय न देखकर रेज ने सिर हिलाया और उस आदमी के ले जाने से पहले ही उसने काउंटर से क्रिस्टल उठा लिया। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखा, जबकि वह आदमी पीछे के दरवाजे से बाहर चला गया। एक पल रुको, कॉल? क्या यहाँ फोन है? ये जगह वाकई तकनीक का मिश्रण है ना? मुझे लगता है कि यह मोबाइल की बजाय लैंडलाइन जैसी सेवा होगी। शायद कुछ ही जगहों पर फोन होंगे, क्रोन मंदिर में भी नहीं है। रेज ने सोचा। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद दरवाजा खुला और एक बड़े सिर वाला गंजा आदमी अंदर आया। उसने बिना आस्तीन की कमीज पहनी हुई थी जिससे उसकी मजबूत मांसल भुजाएं दिखाई दे रही थी, और उसकी लंबाई लगभग 6 फीट थी। मुझे इस बारे में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, रेज ने सोचा। अंदर आते ही उस आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया और हैंडल पर लगे बटन को दबा दिया। एक क्लिक की आवाज सुनाई दी और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। बच्चे, इसे एक मुफ्त सबक समझ लो, गिरवी दुकान के मालिक ने कहा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें वह शक्ति का पत्थर कहाँ से मिला, लेकिन इतनी कीमती चीज अपने हाथों में रखना तुम्हें दूसरों का निशाना बना देगा। रेज बीच में खड़ा था, उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं। मुझे लगा था कि कुछ हो सकता है। यह एक ऐसा पहलू था जिस पर तुम हमेशा विचार करते थे। रेज, बस एक गहरी सांस लो। एक गहरी सांस लेने के बाद रेज ने अपना मुंह खोला। बस मुझे क्रिस्टल हाथ में लेकर उस दरवाजे से वापस बाहर जाने दो और किसी को चोट नहीं लगेगी। वह हट्टा कट्टा आदमी और दुकानदार हंसने लगे। वह हट्टा कट्टा आदमी तुरंत दौड़ा और रेज को कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लिया। क्रिस्टल अभी मुझे सौंप दो, वह चिल्लाया। शरीर धंसा हुआ, एक शब्द भी न बोलते हुए रेज ने अपना हाथ उठाया और हथेली खोलकर उस आदमी के चेहरे की ओर इशारा किया। उसके होंठ कांप रहे थे, उसका शरीर हिल रहा था। आखिरकार उसने अपना मुंह खोला।
मुझे मत छुओ। डार्क पल्स। जादू उसके हाथ के चारों ओर इकट्ठा हो गया और इससे पहले कि वह आदमी कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी शक्ति निकल पड़ी और सीधे उसके सिर से होते हुए एक बड़ा छेद कर दिया। उसका शरीर पीछे की ओर गिर पड़ा, जिससे रेस जमीन पर जा गिरा। ये क्या? तुमने उसे मार डाला, तुमने उसे मार डाला, ये क्या? मालिक उस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। वह पीछे के दरवाजे से भागने लगा, लेकिन रेस पहले ही खड़ा हो चुका था और उसने मालिक की ओर हाथ तान रखा था। डार्क पल्स। हमला उसके हाथ से शुरू हुआ और सीधे मालिक के शरीर से होते हुए उसके दिल को भेद गया, जिससे वह फर्श पर गिर गया। अरे यार, रेज ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। अब मैं क्या करूं? अध्याय 33-33 शापित वस्तुएं भाग 1। डार्क मैगस रिटर्न्स। मृत शरीरों में से एक अजीब काला धुआं प्रकट हुआ और रेस की ओर बढ़ने लगा। यह उसकी त्वचा के छिद्रों से होकर उसके भीतर मौजूद अंधकार में सार से जुड़ गया और उसकी उंगली पर मौजूद अंगूठी को रोशन कर दिया। अंधकारिक गोंड 18। खैर, उनकी मौत की पुष्टि करने का यह एक तरीका है, रेज ने सोचा। डार्क मैजिक कोर होने का प्रभाव यह था कि कुछ कार्यों से डार्क मैजिक के प्रति व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ जाती थी और उनमें से एक था किसी की जान लेना। 2 जानें लेने के बाद उसकी आत्मीयता में 2 अंकों की वृद्धि हुई, लेकिन रेस के चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं दिख रहा था। उसकी निगाहें जमीन पर लेटे उस विशालकाय व्यक्ति पर टिकी थीं। उसके सिर में छेद होने के बावजूद खून नहीं बह रहा था। ये काले जादू के इस्तेमाल का एक दुष्प्रभाव था। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, रेज ने अपने दोनों हाथ सिर के किनारों पर रखते हुए कहा। अगर उसके सारे बाल पहले से ही सफेद नहीं हुए होते, तो उसे यकीन था कि तनाव की वजह से उनमें से कुछ तो सफेद होने ही लगे होते। मैं खुद को ही क्यों धोखा दे रहा हूँ? मुझे पता है कि ऐसा होना ही था। बस मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। लगता है मुझे कुछ हल निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहले रेज ने बाहर का दरवाजा थोड़ा सा खोला और उस पर लगे लकड़ी के साइन बोर्ड को खुला से बंद कर दिया। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया ताकि कोई अंदर न आ सके। अब उसे ये तय करना था कि शवों का क्या किया जाए। उसने आसपास के इलाके में खोजबीन की और चीजों को देखकर कोई योजना बनाने की कोशिश की और आखिरकार उसे 2 तलवारें मिली। आम जनता के लिए हथियार लेकर घूमना कोई असामान्य बात नहीं थी, भले ही वे पागना योद्धा न हो, और रेज इसका फायदा उठा सकता था। सबसे पहले उसने शव को काउंटर के पीछे से घसीटकर दुकान के मुख्य तल तक लाया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ क्षणों के लिए खुद को संभाला। तुम जैसे लोगों के पास परिवार नहीं होता, है ना? या कोई प्यार करने वाला नहीं होता, है ना? हाँ, मतलब इनके बदसूरत चेहरे देखो। आलू से तुलना करने पर भी ये खुद को भाग्यशाली समझोगे, रेज ने खुद से कहा और तलवार को दुकानदार की छाती में गहराई तक घुसा दिया। अब जमीन पर खून बहने लगा। इसी तरह रेस को भी उस विशालकाय व्यक्ति के साथ वही करना पड़ा, लेकिन एक अलग हथियार से। मुख्य चुनौती ये थी कि उसे खोपड़ी में वार करना था, जो उसके अनुमान से कहीं अधिक कठिन काम था। वास्तव में उसकी ताकत के साथ ये लगभग असंभव था। अंत में उस आदमी का सिर पहचान से परे हो चुका था और रेस को समझ नहीं आ रहा था कि यह बेहतर हुआ है या बदतर। एक दूसरे के हथियारों से कुछ और घाव करने के बाद आखिरकार वह पसीने से तरबतर होकर अपने द्वारा बनाए गए अपराध स्थल से दूर जमीन पर बैठ गया। गिरवी रखने के कारोबार में व्यापारिक साझेदारों के बीच मतभेद, ये कुछ ज्यादा ही अटपटा लगता है। हो सकता है कि उन दोनों का एक ही समय में एक दूसरे को मार डालना थोड़ा नाटकीय हो, लेकिन यही ठीक रहेगा, रेज ने सोचा। वैसे भी इस बात की संभावना कम ही है कि वे कभी मुझ पर दोष मढ़ेंगे, और रेड ब्रिगेड क्लैन कई हत्याओं की जांच कर रहा है, तो इस सूची में एक और जोड़ने से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी उनकी नजरों में मैं बस एक कमजोर, नाजुक लड़का हूँ। अपराध स्थल का एक बार फिर जायजा लेते हुए रेज ने चाहा कि काश उसके पास जादू की विशेषज्ञता होती जिससे वह इसे और भी रोमांचक बना पाता, लेकिन अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। हालांकि वह एक बात पर पूरी तरह भरोसा कर रहा था। मैंने हर चीज और हर किसी को छुआ है, इसलिए मेरे उंगलियों के निशान हर जगह मौजूद हैं। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे वे मुझे दोषी ठहरा सकें। सच तो यह है कि अगर उनके पास फिंगरप्रिंट सिस्टम होता भी, तो भी उन्हें मेरे निशान नहीं मिलते। रेस के गिरवी की दुकान पर आने के 2 कारण थे। उनमें से एक क्रिस्टल बेचना था, लेकिन क्रिस्टल बेचने के बाद उसने कुछ और सामान खरीदने की योजना बनाई थी। अब जब यहाँ कोई दुकानदार नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ की सारी चीजें मुफ्त हैं, है ना? रेज ने यही सोचते हुए चारों ओर देखना शुरू किया। उसके पास अब भी 4 क्रिस्टल थे और उसे अब उन्हें आय के लिए बेचने की आवश्यकता नहीं थी। फिलहाल वह ऐसी वस्तुओं की तलाश कर रहा था जिन्हें वह काले जादू से उन्नत कर सके और उनसे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सके। इस सब में सबसे मुश्किल बात यह है कि मेरे काले जादू की वजह से मैं जिस भी वस्तु को बेहतर बनाऊंगा उस पर शापित प्रभाव पड़ेगा। अंत में रेज ने कुछ वस्तुओं को संवारने के लिए चुना और दुकान का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत बड़ा होने के कारण वह वहीं पर संवारने का काम कर सकता था। उसने सबसे पहले एक काला चोला चुना था। काले वस्त्र पहने घूमने वाले लोग बहुत कम थे, कम से कम पागना योद्धा तो नहीं, लेकिन फिर भी वे कई जगहों पर बिकते थे। वह समझ सकता था, क्योंकि कवच तलवार से सुरक्षा प्रदान करता है जबकि चोगा नहीं। हालांकि उसे याद था कि पोर्टल की दुनिया में उसने कुछ पागना योद्धाओं को हल्के कपड़े पहने देखा था और वहां डार्क गुड का संस्थापक भी था। वह मूर्ति जिसे बच्चों को साफ करने के लिए कहा गया था। उसने एक ऐसा चोला भी पहना हुआ था जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। शायद इसीलिए इतनी सारी पोशाकें बिक रही हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें पहनते हैं। रेज ने नीचे जादुई घेरा बनाते हुए सोचा। उसे बुनियादी सुधारों के बारे में काफी कुछ याद था और काला जादू हमेशा उसे उसकी सीखी हुई चीजों से थोड़ा बेहतर बना देता था। लेकिन एक चीज जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था, वह ये थी कि उस वस्तु का शाप का प्रभाव किस प्रकार का होगा। जादुई क्रिस्टल को नीचे रखते ही उसके हाथों से निकलने वाली जादुई शक्ति नीचे की ओर घूमती हुई घेरे को सक्रिय कर देती है। क्रिस्टल टूटने लगता है और चोगा बाहर से हल्की बैंगनी रोशनी से चमकने लगता है।
क्रिस्टल पूरी तरह से गायब हो गया था और चोगा वापस फर्श पर गिर गया। मुझे अपने प्रभाव दिखाओ, रेज ने पूछा। उसके मुख से काले जादू की फुसफुसाहट निकली जो उसके वस्त्र के साथ प्रतिक्रिया कर रही थी और उसके सामने एक छवि उभरने लगी जो लिखी हुई थी। एक साधारण शापित वस्त्र, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अध्याय 34 शापित वस्तुएं भाग 2 डार्क मैगस रिटर्न्स। जब रेज उस जादुई वस्त्र को निहार रहा था तो उसे अपने अध्ययन के दिनों की याद आने लगी जब उसने जादुई वस्तुओं के निर्माण के बारे में सीखा था। किसी जादुई वस्तु का निर्माण करना आमतौर पर एक जटिल प्रक्रिया होती थी क्योंकि इसके काम करने के लिए कई घटकों का सही जगह पर होना आवश्यक था। सबसे पहले एक जादुई संरचना बनानी पड़ती थी और इन संरचनाओं के आधार पर वस्तुओं पर अलग अलग प्रभाव पड़ते थे। इसके अलावा सभी वस्तुओं पर एक जैसी संरचनाएं लागू नहीं की जा सकती थी। इस मामले में बहुत सारे परीक्षण और त्रुटियां हुई और त्रुटियां महंगी साबित हुई क्योंकि सामग्री का उपयोग तो फिर भी हो ही जाता था। अन्य कारक जिनका सही तालमेल होना आवश्यक था वे थे उपयोगकर्ता की स्टार मैजिक और सामग्रियों की गुणवत्ता। चूंकि रेज एक स्टार जादूगर था इसलिए वह केवल एक स्टार फॉर्मेशन का ही उपयोग कर सकता था और उसके पास केवल एक साधारण बीस्ट क्रिस्टल था, या जैसा कि इस दुनिया में इसे कहा जाता था, एक साधारण पावर स्टोन जिसका उपयोग केवल एक स्टार फॉर्मेशन के लिए ही किया जा सकता था। इसलिए जादूगर का स्तर, उच्चतर संरचनाओं का ज्ञान और सही उपकरणों पर प्रयुक्त शक्ति पत्थर की गुणवत्ता, ये सभी आवश्यक थे। एक कुशल और प्रतिभाशाली जादूगर होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनुसंधान और अध्ययन के प्रति समर्पण था जो रेज ने भरपूर मात्रा में किया था, शायद सामान्य से भी अधिक, क्योंकि इसी ने उसे नॉर्थ स्टार जादूगर बनने के लिए प्रेरित किया था। जादुई वस्तुएं बनाने में इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीजें शामिल थीं और वह थी इस्तेमाल की जाने वाली जादू की किस्म। यद्यपि संरचनाओं से क्रिस्टल के बुनियादी प्रभाव जुड़ जाते थे, जादू की किस्म उन प्रभावों को थोड़ा बदल देती थी। उदाहरण के लिए, यदि एक ही संरचना और क्रिस्टल से एक स्वास्थ्य औषधि बनाई जाए, लेकिन एक में प्रकाश जादू और दूसरे में पवन जादू का प्रयोग किया जाए, तो दोनों औषधियों के प्रभाव भिन्न हो सकते हैं। प्रकाश जादू वाली औषधि अधिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है, जबकि पवन जादू वाली औषधि स्वास्थ्य बहाल करने के साथ साथ उपयोगकर्ता की चपलता को भी बढ़ा सकती है। यही कारण था कि जादूगरों के लिए केवल एक ही गुण पर ध्यान केंद्रित न करना आवश्यक था। हालांकि रेस के पास केवल काला जादू था जिसके अपने अनूठे प्रभाव थे। उसके द्वारा इस्तेमाल की गई संरचनाओं से वस्तुओं पर ऐसा प्रभाव पड़ता था मानो उन पर द्वितीय या तृतीय स्तर की संरचना का प्रयोग किया गया हो, जिससे वे वस्तुएं अन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाती थीं। लेकिन इसका नकारात्मक पहलू यह था कि सभी वस्तुएं शापित थीं और शाप का प्रभाव हर बार बदल सकता था। बेसिक कर्सर्ड मैजिक रोब, जादुई चोगा वर्तमान उपयोगकर्ता के कपड़ों के भीतर छिपाया जा सकता है और इच्छा अनुसार प्रकट किया जा सकता है। जादुई चोगा पहनने वाले की दृश्यता को कम करने में सक्षम है, रात में इसकी प्रभावशीलता अधिक होती है। जादुई चोगा वस्तुओं को एक अलग स्थान में संग्रहित कर सकता है। संग्रहित वस्तुएं चोगे से बड़ी नहीं हो सकती और प्रत्येक संग्रहित वस्तु एक निश्चित मात्रा में भंडारण स्थान घेरेगी। तीसरा प्रभाव, भंडारण, वही है जिसके लिए मैं प्रयासरत था। अगर मुझे शक्ति पत्थरों को इकट्ठा करना जारी रखना है तो मुझे उन्हें छिपाने के लिए एक जगह चाहिए ताकि पिछली बार जो हुआ वह दोबारा न हो, रेज ने सोचा। हालांकि अन्य प्रभाव अतिरिक्त हैं। मैंने शुरू में एक चोगा इसलिए चुना था क्योंकि मैं अधिक लोगों से मिलने और छिपकर घूमने के दौरान अपना चेहरा छुपाना चाहता था, लेकिन ये अतिरिक्त प्रभाव काम आ सकते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए अब शापित प्रभावों को पढ़ने का समय था क्योंकि यह काफी संभव था कि वे सकारात्मक प्रभावों से कहीं अधिक नकारात्मक हों, जिससे बेहतर यही होगा कि उस वस्तु को फेंक दिया जाए। ये वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति से बंधा हुआ है और इसका उपयोग अन्य लोग नहीं कर सकते। सप्ताह में एक बार वस्तु को एक बेसिक टियर पावर स्टोन अवशोषित करना होगा। यदि कोई शक्ति पत्थर नहीं दिया जाता है तो भंडारण से यादृच्छिक रूप से एक वस्तु ले ली जाएगी। यदि कोई वस्तु नहीं है तो वस्त्र स्वयं नष्ट हो जाएगा। रेज ने गुस्से से अपना सिर खुजाया। आखिर इतने सारे संभावित प्रभावों में से इस चोगे का असर उसकी वर्तमान स्थिति में इसी तरह का क्यों होना था? आखिर सारी चीजों में से क्रिस्टल ही क्यों? अगर मैंने काला जादू न किया होता तो ये सब असर नहीं होते। खैर कोई बात नहीं, मैं हफ्ते में एक बार सारी चीजें बाहर निकालकर उसमें एक पत्थर फेंक सकती हूँ। शायद ये ठीक रहेगा, है ना? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कहाँ हूँ और किस स्थिति में हूँ। अच्छी खबर ये थी कि दी गई जानकारी के आधार पर वस्त्र में लगे क्रिस्टल को अब से एक सप्ताह में भोजन की आवश्यकता होगी। अब उसके पास 3 क्रिस्टल बचे थे जिनका वह उपयोग कर सकता था और उसे पहले से ही पता था कि वह क्या करना चाहता है। खोजबीन करते हुए उसे ऊपर कॉक लगी एक रसायन शास्त्र की बोतल मिली। ये पारदर्शी थी। फिर वह दुकान के पीछे वाले सिंक के पास गया जो दीवार में धंसी हुई एक प्लास्टिक की नली जैसी थी जिसका संबंध न जाने किससे था। पानी के बहाव को एक छोटी प्लास्टिक की टोपी ने रोक रखा था जिसे पानी बहने देने के लिए हटाना पड़ता था। रेज ने इसे मंदिर में अपने समय से पहचान लिया था जहां वे बर्तनों को साफ करने के लिए इसी तरह की टोपियों का इस्तेमाल करते थे। एक बोतल में पानी भरने के बाद रेज ने दूसरी बोतल में भी पानी भर दिया जिससे उसके पास 2 भरी हुई बोतलें हो गईं। दुकान में मौजूद चाक से जमीन पर बनाए गए जादुई घेरे पर लौटकर उसने उसकी आकृति को ठीक किया, एक बोतल को केंद्र में रखा और जादू से घेरे को फिर से सक्रिय किया। अंदर का तरल पदार्थ चमक उठा और फिर गहरे नीले रंग में बदल गया जो लगभग बैंगनी रंग जैसा था, जिससे संकेत मिला कि वस्तु सफलतापूर्वक बन गई थी। शापित बेसिक माना पोषण, ये व्यक्ति की माना शक्ति को 1 मिनट के लिए उसकी अधिकतम क्षमता तक बहाल कर देगा। ये पढ़कर रेस को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। एक सामान्य माना औषधि से व्यक्ति की माना शक्ति का कुछ हिस्सा स्थायी रूप से बहाल हो जाता, लेकिन इस मामले में बहाल हुई माना शक्ति उपयोगकर्ता की पूरी माना शक्ति थी, लेकिन ये केवल 1 मिनट तक ही टिकती, जिससे इसका प्रभाव अल्पकालिक हो जाता।
रेस को एक साधारण माना औषधि की आवश्यकता इसलिए थी ताकि वह कम समय में अधिक समय तक शिकार कर सके। एक जादूगर के लिए माना ही उसकी जीवन रेखा थी। उच्च स्तर की कुछ बेहतर औषधियां थीं जो एक निश्चित अवधि के लिए असीमित माना प्रदान कर सकती थी, लेकिन उन्हें प्राप्त करने में उसे अभी काफी समय लगेगा। उसने दूसरी बोतल के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराई और उसे वही प्रभाव मिला, लेकिन इसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। अगर कोई पागना योद्धा इसे ले ले तो क्या होगा? क्या इससे उनकी ची शक्ति बहाल हो जाएगी? रेस सोचने लगा। ची पर आधारित उनकी साधना तकनीकों से मेरे जादुई कोर की शक्ति बढ़ गई थी, तो शायद अगर वे इसे लें तो इसका भी वैसा ही असर होगा। वैसे भी ची और माना एक ही तरह की ऊर्जा लगती हैं, फर्क सिर्फ इस बात में है कि कोई व्यक्ति इनका इस्तेमाल कैसे करता है। समस्या ये थी कि एक शक्ति पत्थर का उपयोग करके ऐसा औषधि बनाने के बाद रेज इसे मुफ्त में देना नहीं चाहता था, खासकर इसके प्रभावों को देखते हुए। अंत में रेज ने अंतिम मूलभूत शक्ति पत्थर अपने हाथ में ले लिया। मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, रेज ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है मुझे अगले स्टार लेवल तक पहुंचने के लिए और पत्थरों की जरूरत पड़ेगी, और ये इस दुनिया में भी काफी उपयोगी हैं। तो शायद मुझे उस जगह पर फिर से जाना पड़ेगा, रेज ने सोचा। अध्याय 35 भावनाओं को नियंत्रित करना। डार्क मैगस रिटर्न्स। सफा के साथ रजे के शहर आने के बाद कुछ दिन बीत चुके थे। हर रात रजे प्रशिक्षण में शामिल होता रहा, जिसमें समूह के रूप में 2 चरणीय बदलाव को परिपूर्ण करने पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता था। रेज ने अपनी सहनशक्ति बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की। कुछ सुधार तो हुए, लेकिन नगण्य, मानो वह बीमार ही हो। फिर भी उसने हर रात साधना जारी रखी और उसकी अंधकार में शक्ति लगातार बढ़ती गई। अंधेरा गुण 21। उसे महसूस हो रहा था कि डार्क एट्रीब्यूट अपने चरम पर पहुंच रहा है। अगर वह जल्द ही 2 स्टार मैच नहीं बना तो वह उस चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। अच्छी खबर यह थी कि इस दौरान कोई आगंतुक नहीं आया। रेड ब्रिगेड कबीले से कोई नहीं, ग्रेन से कोई नहीं, और न ही किसी और से। पहाड़ों में एकांत में होने के कारण वे गपशप और अफवाहों से दूर थे, इसलिए उन्हें उस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिलहाल वह खुद पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन एक बात चौंकाने वाली थी। कुछ दिनों बाद सफा मंदिर लौट आए और वह पूरी तरह ठीक थी। उसके हाथ पर कोई पट्टी नहीं थी और उसकी कोई हड्डी भी नहीं टूटी थी। उसके निचले होंठ पर एक छोटा सा निशान था, लेकिन वह देखने में मामूली लग रहा था। रे सोच रहा था कि वैद्य ने बिना किसी जादू के, जिससे घाव जल्दी भर जाए, ऐसा क्या किया होगा। उसने सोचा कि शायद उसे रुककर स्थिति का अवलोकन करना चाहिए था। दिन के दौरान समूह ने अपने काम जल्दी खत्म कर लिए थे, जिससे उन्हें अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए खाली समय मिल गया था। उनमें से अधिकांश जमीन पर टैग या हॉपस्कॉच जैसे खेल खेल रहे थे। कुछ लोग झपकी ले रहे थे। सिम्योन बाहर टहल रहा था, तभी उसने सफा को एक पेड़ के नीचे अकेले बैठे हुए देखा, जो जाहिर तौर पर कोई किताब पढ़ रही थी। मुझे आश्चर्य है कि उसकी उम्र की कोई लड़की पढ़ सकती है, सिम्योन ने सोचा। मुझे लगा था कि वह और रेस किसी गुमनाम परिवार से हैं। वे स्कूल का खर्च नहीं उठा सकते थे। ज्यादातर बच्चे पागना अकादमी में बुनियादी शिक्षा प्राप्त करते हैं क्योंकि उन्हें कौशल की किताबें और साधना की नियमावली पढ़नी पड़ती है। मुझे लगता है कि उसकी स्थिति को देखते हुए अगर वह पढ़ने का कोई तरीका ढूंढ ले तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि वह बोल नहीं सकती। जब सिम्योन उसके पास पहुंचा तो उसे उस पर थोड़ी दया आई। उसकी हालत के कारण कोई भी बच्चा उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। बाकी बच्चे उससे काफी छोटे थे, जिससे बोल ना पाने वाले बच्चे से संवाद करना मुश्किल हो जाता था। ग्रेन, जुड़वां बच्चे और वह खुद ही उसकी उम्र के आसपास थे। हे, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपके साथ बैठ जाऊं? सिम्योन ने अपना सिर झुकाकर उस किताब का नाम जानने की कोशिश की जिसे वह पढ़ रही थी, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। सफा ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, और सिम्योन उसके बगल में बैठ गया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह उसकी निजता में दखल न दे। मुझे लगता है कि वह किताब तुम्हारे भाई के पढ़ने के लिए बेहतर रहेगी, सिम्योन ने सुझाव दिया। सफा ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया। हालांकि वह हल्की हंसी जैसी साधारण आवाजें निकाल सकती थी, लेकिन खुलकर हंसना लगभग असंभव था और ऐसा करने पर वह जोर जोर से सांस लेने जैसी आवाज करती थी। जानते हो, कभी कभी मुझे लगता है कि काश तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह मिलनसार होता, सिम्योन ने कहा और जमीन पर पड़ी मिट्टी से खेलने लगा। सफा ने उसकी तरफ देखा और कंधे उचकाते हुए हाथ से इशारे किए, लेकिन सिम्योन उन इशारों का मतलब नहीं समझ सका। क्या तुम ये पूछने की कोशिश कर रही हो कि क्यों? सिम्योन ने अनुमान लगाया, जिस पर उसने तुरंत सिर हिलाकर सहमति जताई। आगे कुछ कहने से पहले सिम्योन ने रेस को ढूंढने के लिए अपना सिर घुमाया। बच्चे बाहर खेल रहे थे, लेकिन रेस कहीं नजर नहीं आया। सच तो ये है, सफा, मुझे लगता है तुम्हारा भाई वाकई बहुत ताकतवर है। और अगर वो है, तो मैं उससे पूछना चाहता था कि वो इतना ताकतवर कैसे हुआ। ट्रेनिंग से तो पता चलता है कि वो तुम्हारे जितना प्रतिभाशाली नहीं है, तो फिर उसका राज क्या है? सिम्योन ने मन ही मन कहा। उसने अभी तक रेस से संपर्क नहीं किया था और पिछले कुछ दिनों के प्रशिक्षण के दौरान ही उसे देखा था, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। मुझे यकीन है कि तुम्हारा भाई तुम्हें ये बात कभी नहीं बताएगा, इसलिए इसे गुप्त रखना। लेकिन असल में उसी ने ग्रेन की पिटाई की थी, सिम्योन ने बताया। मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए वह बदमाश वापस नहीं आया, और इसी से मुझे पता चला कि तुम्हारा भाई भी कितना ताकतवर है। ये सुनकर सफा की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा और चेहरा हल्का लाल हो गया। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि क्या रेज उसकी परवाह करता है और क्या वह उन क्रिस्टलों को खोने पर उससे नाराज होगा। उसने पूरी कोशिश की थी और उसे आश्चर्य होता था कि क्या उसने ये देखा था। ये सुनकर उसे लगा कि उसके भाई के दयालु स्वभाव के बारे में उसकी सोच सही थी। तो आपको क्या लगता है मुझे उससे कैसे बात करनी चाहिए? सिम्योन ने पूछा। मैं सोच रहा था कि उसे मुझे सिखाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करूं।
आप जानते हैं, अगर वो मुझे नहीं सिखाता है तो मैं मिस्टर क्रोन को बता दूंगा कि उसने ग्रेन के साथ क्या किया। तुरंत ही सफा ने अपना सिर जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। रजे के अलग अलग रूप देखने के कुछ मौकों के आधार पर वह पहले से ही कल्पना कर सकती थी कि वह दृश्य कैसे घटेगा। हाँ हाँ, तुम्हें भी यह अच्छा विचार नहीं लगता है ना? मुझे पहले से ही लग रहा था कि यह काम नहीं करेगा, सिम्योन ने कहा। संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हुए सफा ने अंततः अपनी पढ़ी जा रही किताब उठाई और कुछ शब्दों की ओर इशारा करने लगी। उसकी तर्जनी उंगली उस शब्द पर तब तक टिकी रही जब तक कि सिम्योन ने उसे जोर से नहीं बोल दिया। तुम, सिम्योन ने पुकारा। वह एक पल के लिए रुकी और उसकी ओर देखा। मैं पढ़ सकता हूँ, चिंता मत करो, पढ़ते रहो, सिम्योन ने मुस्कुराते हुए कहा। अंततः इस तरह एक एक शब्द को समझने के बाद सिम्योन को समझ आ गया कि सफा क्या कहना चाह रही थी। तो आपको लगता है कि मुझे इसका इस्तेमाल धमकी भरे अंदाज में नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसे इस तरह घुमा फिरा कर कहूं कि इस राज को छुपाने के लिए वह मेरा एहसानमंद है, तो शायद वह मुझे सिखाएगा क्योंकि वह मेरा एहसानमंद है। ठीक है, मुझे लगता है कि यह कारगर हो सकता है। मुझे बस सही समय का इंतजार है, सिम्योन ने कहा। उसी रात रजे अपने कमरे से बाहर निकला और सफा की ओर मुड़ा, जो उसे निहार रही थी। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए। सफा ने मानो सोने की कोशिश करते हुए मुंह फेर लिया और रजे ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि वह काफी तेजी से सीख रही है, रेज ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा। जंगल में उसी जगह पर वापस आकर रेज ने जमीन पर एक जादुई घेरा बनाया। फिर उसने मंदिर से मिले कपड़े जैसे वस्त्र को छुआ। उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा, मानो वह उसकी कमीज से बाहर निकलने लगा हो, और अब उसके ऊपर एक पूरा काला चोगा था। लंबे काले चोगे ने उसके पैरों का अधिकांश भाग ढक रखा था, जो लगभग जमीन को छू रहा था, और जब उसने हुड ऊपर खींचा तो उसका चेहरा सामान्य से अधिक मुश्किल से दिखाई दे रहा था। आंखों के आसपास थोड़ा विकृत सा लग रहा था। केवल उसकी नाक और मुंह ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। ये चोगे के प्रभावों में से एक था। रेज ने अपने लबादे का एक किनारा ऊपर उठाते हुए अंदर हाथ डाला और शक्ति का पत्थर बाहर निकाला, जिसे उसने अपने हाथ में पकड़ लिया। मुझे इस जगह पर आए हुए ठीक एक हफ्ता हो गया है। उस व्यक्ति ने भी यही कहा था, एक हफ्ते बाद वापस आना। किसी दूसरे आयाम का द्वार खोलना जोखिम भरा होगा, क्योंकि इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह उसे और भी खतरनाक जीवों से भरी जगह पर ले जाए। उसने पहले जो द्वार खोला था उसमें मौजूद जीव उसके स्तर के अनुकूल थे, लेकिन इस बात की भी संभावना थी कि उसका सामना फिर से बीट्रिक्स या बीट्रिक्स जैसी किसी से हो जाए। हालांकि किसी कारणवश उस अजनबी ने पिछली बार उसकी मदद की थी। उसे लगा कि अगर फिर कभी ऐसी कोई घटना घट जाए तो उस आदमी की मौजूदगी में रहना ज्यादा सुरक्षित होगा। हालांकि उनसे मिलना एक तरह से गौण लक्ष्य था, रेस का मुख्य उद्देश्य केवल अधिक क्रिस्टल प्राप्त करना था। पोर्टल में कदम रखते हुए रेज ने कहा, उम्मीद है इस बार सब कुछ बेहतर होगा। उसी समय महाद्वीप के दूसरे हिस्से में डेम और उसकी छोटी सी टुकड़ी अपने सामने एक पोर्टल को घूर रही थी। मुझे उम्मीद है कि हमें उससे फिर मिलने का मौका मिलेगा, उस डार्क मैगस से डेम मुस्कुराया। अध्याय 36 एक जांच। डार्क मैगस रिटर्न्स। रेस जिस छोटे कस्बे में गया था उसके जाने के बाद वहां कुछ ऐसा घटित हुआ था। कुछ आगंतुक दरवाजे तक आते, बंद का बोर्ड देखते और बिना किसी संदेह के, बिना किसी परेशानी के वापस चले जाते। आखिरकार लगभग हर दुकान का मालिक स्वतंत्र ही था। ऐसा नहीं था कि इसके पीछे कोई बड़ी कॉरपोरेशन का हाथ हो। हालांकि कई बार दुकानों पर कई कर्ज होते थे, या कुछ शहरों में उन्हें अधिकारियों को कर देना पड़ता था, या फिर गिरोह से सुरक्षा के लिए भी शुल्क देना पड़ता था। बहरहाल यही वजह थी कि दुकान बंद होने पर किसी को शक नहीं हुआ। लोग छुट्टी पर चले गए थे या उनके कुछ ऐसे कार्यक्रम थे जिनके कारण उन्हें बाहर जाना पड़ा था। हालांकि दो लोग दरवाजे के पास आए और बंद होने के संकेत के बावजूद उन्होंने दस्तक दी। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसने एक बड़ा भूरा ओवरकोट और उसके नीचे एक सफेद कमीज पहनी हुई थी, दरवाजे के पास पहुंचा। उसने अपनी उंगलियों से अपनी हल्की भूरी मूंछों को घुमाया और फिर दूसरे हाथ से 3 बार दस्तक दी। इस पर लिखा है कि यह बंद है, हिमी, शार्लोट ने दरवाजे पर लगे बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। शार्लेट अपने बगल में खड़े आदमी से लगभग आधी कद काठी की महिला थी। हिमी के विपरीत उसने स्थानीय लोगों की तरह कपड़े पहने हुए थे। कमर पर एक साधारण सा एक पीस कपड़ा लपेटा हुआ था जिसे एक कपड़े की पट्टी से बांधा गया था। केवल एक चीज जो सबसे अलग दिख रही थी वह थी उसकी टोपी, जो उसके कंधों तक पहुंचने वाले नारंगी रंग के बालों की एक पतली सी लट को ही दिखा रही थी, जबकि उसके दोस्त के बाल उसकी टोपी के नीचे छिपे हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब पढ़ नहीं सकता? हिमी ने जवाब दिया। हमारी एक अपॉइंटमेंट है और हान ने आज तक उसे कभी मिस नहीं किया है। इस बार हिमी ने और जोर से दरवाजा खटखटाया, जिससे लकड़ी का दरवाजा हिल गया और इतनी जोर से चरमराया मानो वह टूट जाएगा। अगर हान सिर्फ शौच करने आया था और अब तुमने उसे दरवाजे तक भागने पर मजबूर कर दिया है, तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, शार्लोट ने बिना कोई भाव बदले टिप्पणी की। दोनों कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, जब तक कि हिमी का सब्र टूट नहीं गया। क्या आप दरवाजे का ताला खोल सकते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या हो रहा है? ये साफ है कि वह शौचालय में नहीं है, हिमी ने शिकायत की। शार्लेट ने उसकी बात मान ली और अपने कपड़ों के किनारे हाथ डालकर कुछ छोटे औजार निकाले। वह देखने में धातु का बना एक यंत्र लग रहा था, जिससे कई लंबे लंबे धातु के टुकड़े लटके हुए थे। इसके बाद हिमी उसके सामने खड़ा हो गया और अपने शरीर का इस्तेमाल करके देखने वालों की नजर से खुद को बचा लिया। उसने खास तौर पर लाल कवच पहने लोगों पर नजर रखी और उनकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रखी। तभी पीछे से एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। अरे यार, शार्लोट ने कहा, यहाँ तो सचमुच गंदगी जैसी बदबू आ रही है। वह अपना हाथ हिला रही थी और पीछे मुड़ना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, हिमी ने उसे अपने शरीर से धक्का दिया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। अरे, मुझे यहाँ फंसाकर मत रखो। क्या तुम इस बदबू से मुझे मारना चाहते हो?
शार्लेट ने उसके बड़े पेट पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ, यहाँ तक कि वह जरा भी नहीं हिला। लगता है अब हमें पता चल गया है कि हान के साथ क्या हुआ था, हिमी ने कहा। और यह बदबू किस चीज की है? उस दुर्गंध से इतनी घृणा महसूस करते हुए शार्लोट अपनी आंखों में पानी आने से रोकने के लिए उन्हें बंद कर रही थी, और बाहर निकलने की कोशिश में वह दृश्य को ठीक से देख नहीं पाई थी। अब वह इसे स्वयं देख सकती थी। फर्श पर 2 मृत शरीर पड़े थे जो इस हद तक सड़ चुके थे कि कुछ कीड़े उन्हें खाने लगे थे। इमारतें और घर बेहतरीन ढंग से नहीं बने थे, जिसकी वजह से वे इधर उधर की दरारों से अंदर घुस जाते थे। तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें मरे हुए कितना समय हो गया है? शार्लोट ने पूछा, अभी भी अपनी आस्तीन से अपनी नाक और मुंह ढके हुए थी। कहना मुश्किल है, हिमी ने शवों के पास जाकर देखते हुए जवाब दिया। हान के ज्यादा दोस्त या परिवार वाले नहीं थे, इसलिए कोई उसका हालचाल पूछने नहीं आया। मुझे लगा था कि आपने कहा था कि आप पुलिस अधिकारी हैं। क्या आप बस घटनास्थल को देखकर ही सब कुछ नहीं समझ सकते? शार्लोट ने अपने हाथों से धमाके का अभिनय किया, फिर झट से अपनी नाक ढक ली। शवों के सड़ने की स्थिति को देखते हुए मेरा मानना है कि यह घटना कल ही घटी होगी। उनकी मांसपेशियां अभी भी अकड़न के कारण सख्त हैं। मुझे जो बात उलझन में डाल रही है वह है पूरा दृश्य। अगर आप जख्मों और दुकान को देखें तो कुछ गड़बड़ लगती है। दोनों जख्मों से लथपथ हैं, मानो दोनों अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हों, फिर भी अलमारियों पर रखी चीजें, चारों ओर बिखरे अनगिनत सजावटी सामान, कहीं से भी गिरे हुए या टूटे हुए नहीं दिखते। मुझे तो ये सब एक बनावटी दृश्य लगता है। तो आपको लगता है कि कोई यहाँ आया और उन्हें इस हालत में रखा? फिर उन्होंने उन्हें क्यों मारा? शार्लोट ने पूछा। हिमी के चेहरे पर मुस्कान थी और वह काउंटर के पीछे जाकर अन्य सुरागों की तलाश करने लगा। आप सही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा सवाल पूछे जाने बाकी हैं। उनका मकसद क्या था? दुकान से कोई पैसा नहीं लिया गया, और ऐसा लगता भी नहीं कि दुकान से कुछ चोरी हुआ हो। मुझे नहीं पता, मतलब हान एक बदतमीज आदमी था, शार्लोट ने टिप्पणी की। उसके बहुत सारे दुश्मन थे, इसलिए बहुत से लोग उसे मारना चाहते होंगे। ये बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखो हम कहाँ हैं? हिमी ने जमीन पर पड़े उस भारी भरकम आदमी की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। उस आदमी का वजन लगभग 120 किलो है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए उसे गिराना बहुत मुश्किल होगा। और याद रखो मैंने पहले क्या कहा था कि यहाँ कोई संघर्ष नहीं होगा। किसी ने बिना किसी संघर्ष के उन दोनों को मार डाला। ऐसा करने में सक्षम केवल पागना योद्धा ही हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी है। लेकिन अगर हम उनके शरीर पर तलवार के सभी घावों को नजरअंदाज कर दें, तो दिल और सिर में हुए एक एक छेद के अलावा उन पर किसी भी मार्शल आर्ट तकनीक के इस्तेमाल का कोई संकेत नहीं मिलता। पहली नजर में तो शार्लोट को कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन हिमी के इशारे पर उसने गौर से देखा तो उसे सब कुछ नजर आ गया। पर उल्टी होने से पहले ही वह झट से पीछे हट गई। क्या आप वही कहना चाह रहे हैं जो मुझे लग रहा है? शार्लोट ने पूछा। हाँ, मैं हूँ, हिमी ने अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे लगता है कि कोई दूसरा परलोकवासी आ गया है, और मैं एक जासूस हूँ, पुलिस अधिकारी नहीं। अध्याय 37 एक उपहार। डार्क मैगस रिटर्न्स। अंधकार में स्पंदन। रेस के हाथ से जादू की एक काली किरण निकली और सीधे कुत्ते के सिर को भेदते हुए उसे एक ही झटके में मार डाला। कुत्ते जैसे प्राणी के जमीन पर गिरते ही रेस तुरंत उसके पास गया और क्रिस्टल की तलाश में उसे नोचने लगा। अंधकारिक गोंद 23। पोर्टल में प्रवेश करने के बाद से रेस की यह 5वीं हत्या थी, जिसका मतलब था कि अब उसके पास 5 पावर स्टोन थे। पहले की तरह अब उसे एक हत्या पर डार्क एट्रीब्यूट का 1 पॉइंट नहीं मिल रहा था। इसके लिए 2 या 3 पॉइंट लगते थे। जितने ज्यादा पॉइंट होते थे उतने ही ज्यादा पॉइंट हासिल करना मुश्किल होता था। अच्छी खबर ये थी कि रेज अब डार्क पल्स के एक ही इस्तेमाल से राक्षसों को मार सकता था, और उसे अपने हमलों में 2 चरणीय बदलाव जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अंगूठी की मदद से वह प्रत्येक हत्या के लिए माना ऊर्जा वापस प्राप्त कर रहा था। ठीक है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, रेज ने अपने माथे से पसीना पोंछा। शरीर से क्रिस्टल निकालने में अभी भी कुछ शारीरिक मेहनत बाकी थी। चारों ओर देखते हुए वह इस समय उस बड़े ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था जो ढहती हुई इमारत की ओर जाता था। पोर्टल को उसी स्थान पर सक्रिय करने पर वह उसे उसी स्थान पर ले आया जहां वह पहले था, और उसके पास 2 विकल्प थे। जंगल में प्रवेश करना, जहां संभवतः इन कुत्ते जैसे जीवों के झुंड होंगे, या सीढ़ियों से ऊपर उस चबूतरे पर जाना जहां एक बड़ी दीवार थी और जहां से वह अपनी ओर आते हुए जानवरों को अधिक आसानी से देख सकता था। पीछे से गुर्राने की आवाज सुनाई दी, और जैसे ही रेज मुड़ा उसने देखा कि एक कुत्ते जैसा प्राणी लकड़ी के बक्सों में से एक से कूद पड़ा। उसके शक्तिशाली पैरों ने बक्से को कुचल दिया, लेकिन रेस चिंतित नहीं था। जब वह हवा में था तो रेस के लिए वह एक आसान निशाना बन गया। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए डार्क पल्स कहा और किरण कुत्ते के आर पार निकल गई। एक तरफ हते ही उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर बिखर गया। ये पहले से कहीं बेहतर साबित हो रहा है। अब कोई रहस्यमयी शक्तिशाली महिला मुझ पर हमला नहीं कर रही है, नहीं कोई विशालकाय जानवर अचानक कहीं से प्रकट हो रहा है। इसलिए मैं आखिरकार शांति से मेहनत कर सकता हूँ और जितना हो सके उतने क्रिस्टल इकट्ठा कर सकता हूँ। मुझे इस यात्रा से इतने क्रिस्टल चाहिए कि मैं 2 स्टार जादूगर बन सकूं। किसी राक्षस को मारने से प्राप्त माना शक्ति डार्क पल्स का उपयोग करने के लिए आवश्यक शक्ति से थोड़ी कम थी, इसलिए रेस को बार बार विराम लेना पड़ता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसकी माना शक्ति समाप्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि वह किसी आपातकालीन स्थिति में फिर से लड़ने के लिए पर्याप्त माना शक्ति बचाकर रखना चाहता था। काश मेरा शरीर किसी हद तक मार्शल आर्ट करने में सक्षम होता। अगर मैं प्रथम श्रेणी का पागना योद्धा बन जाता तो मैं इन कुत्तों को सिर्फ अपने मुखों से ही मार गिरा सकता था, है ना? फिर मुझे अपनी शक्ति खर्च करके पागना अकादमी में शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां ज्यादा पोर्टल हैं। वैसे अभी भी समय है।
सब ठीक हो जाएगा। अपने शिकार के सिलसिले को जारी रखते हुए रेज ने कुल मिलाकर एक ही प्रजाति के 12 जानवरों को मार गिराया था और उसका डार्क एट्रीब्यूट बढ़कर 25 हो गया था। ऐसा होते ही अंगूठी चमकने लगी और उसमें से एक गहरा कोहरा निकलने लगा, साथ ही उसे एक संदेश भी दिखाई दिया। आप अपने वर्तमान मैजिक कोर द्वारा सहन की जा सकने वाली डार्कनेस विशेषता की अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं। अब चाहे मैं कितने भी जीवों को मार डालूं या कितनी भी खेती कर लूं, ये बढ़ेगा नहीं जब तक कि मैं अपने माना कोर को अपग्रेड नहीं कर लेता। बाहर बने चबूतरे पर शिकार करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई जानवर नहीं बचा है, इसलिए उसने उस इमारत में जाने का फैसला किया जहां वह पहले बाकी लोगों से मिला था। रेस को उनसे मिलने का डर नहीं था, बल्कि वह पहले जरूरी काम निपटाना चाहता था, यानी जरूरी क्रिस्टल इकट्ठा करना। इमारत के अंदर रेस के हर कदम की गूंज बड़े गलियारे में सुनाई दे रही थी। अगर उसे ठीक से याद था तो वह धमाके से इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुंच गया था। एक जर्जर सीढ़ी देखकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। उसे थोड़ा सावधान रहना था, इन मार्शल आर्ट विशेषज्ञों पर उसका एकमात्र फायदा दूरी का था। दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर वहां किसी का कोई निशान नहीं था, यहां तक कि मृत प्राणियों का भी नहीं। जैसे ही वह अगली सीढ़ी की ओर बढ़ने के लिए इस मंजिल के गलियारों से आगे बढ़ा, उसने जल्द ही जमीन पर कुछ देखा। एक मरा हुआ जानवर, बिल्कुल उसी तरह का जिसे मैं भी मारता रहा हूं, लेकिन इसकी गर्दन टूटी हुई है। लगता है यहाँ कोई पागना योद्धा है। क्या इस बार भी वही लोग थे जो पिछली बार थे या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। अरे बताओ तुम कहाँ से हो और मेरे पास मत आओ, एक तेज आवाज ने चिल्लाकर कहा। गूंज के कारण शब्दों की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन रेस धीरे से मुड़ा और अपना हाथ आगे की ओर फैला दिया। जब तक वह अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग नहीं करता, तब तक ये खतरनाक नहीं लगेगा। रुको, क्या मैं इस आदमी को पहचानता नहीं? रेस ने सोचा और बेहतर ढंग से देखने के लिए कुत्ते की तरह अपना सिर एक तरफ झुकाया। दूसरी तरफ खड़ा आदमी कम से कम 10 मीटर दूर था। इतना परेशान मत हो, कक, डेम ने अपने दोस्तों के साथ पीछे से गुजरते हुए कहा। रेस ने उन्हें पहचान लिया, ये वही लोग थे जो पहले थे। लगता है तुमने आखिरकार आने का फैसला कर ही लिया। मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हें यहाँ नहीं देख पाऊंगा। मैं सही था ना, डार्क मैगस? उसके नए वस्त्र और सिर पर चढ़े हुड के कारण उसके चेहरे की विशेषताओं को पहचानना असंभव था। इसीलिए डेम को छोड़कर किसी ने भी यह नहीं सोचा कि सामने खड़ा यह व्यक्ति वही है जिससे वे पिछली बार मिले थे। लगता है पिछली बार जो हुआ उसके बाद तुमने नया पहनावा अपनाने का फैसला कर लिया है। ये तो समझ में आता है। डेम ने रेस को ऊपर से नीचे तक देखा और तारीफ में सिर हिलाया, फिर हाथ बढ़ाकर अंगूठा ऊपर किया। मुझे ये पसंद आया, बहुत पसंद आया। डेम ने पीछे मुड़कर अपने बगल में खड़े फिक्सटीन की ओर देखा और उसे जल्दी आने का इशारा करते हुए उंगलियां हिलाईं। फिक्सटीन जाकर डेम के सामने खड़ा हो गया और उसके हाथ में कपड़े से ढकी कोई चीज थी। क्या आपको याद है मैंने पिछली बार क्या कहा था? मैंने उस समय हमारी टीम की मदद करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहा था, इसलिए मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूँ। फिक्सटीन आगे बढ़ा और फिर दोनों के बीच लगभग आधे रास्ते में आकर उसे जमीन पर रख दिया। हालांकि समूह पहले भी एक दूसरे के बगल में आ चुका था, फिर भी दोनों पक्ष एक दूसरे से सावधान थे। दोनों को तनाव महसूस हो रहा था, इसलिए इस तरह से काम करना बेहतर लगा। रेज आगे बढ़ा, उसकी उंगलियां फड़फड़ा रही थीं, मानो किसी भी क्षण वार करने को तैयार हो, और घुटनों के बल बैठकर उसने वस्तु से कपड़ा हटाया और घिसे हुए चमड़े को देखा। एक किताब। अरे, मुझे लगता है कि यह एक अजीब इनाम लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, यह आपकी सोच से कहीं अधिक मूल्यवान है, डेम ने समझाया। यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह साधना की किताब है, एक ऐसी किताब जो आपको उस शक्ति से अवगत कराएगी जिसका हम उपयोग करते हैं, मार्शल आर्ट की शक्ति से। अध्याय 38 एक बुरा सौदा। डार्क मैगस रिटर्न्स। खेती की किताब शब्द का अर्थ रेस के लिए डेम की सोच से कहीं अधिक व्यापक था। अगर कोई उसकी दुनिया में इस शब्द का इस्तेमाल करता, तो शायद वह सोचता कि इसका मतलब फसलों की खेती और किसान बनने से संबंधित कोई किताब है। हालांकि पागना की दुनिया में इसका अर्थ था अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करना, भीतर से ची नामक ऊर्जा को बढ़ाना। जमीन से किताब उठाते हुए रेज ने उसके पन्ने पलटने शुरू कर दिए। बैठने की मुद्राओं और पेट के चारों ओर ऊर्जा के संचार को दर्शाने वाले स्याही से बने चित्र थे। साथ ही ये भी विस्तार से बताया गया था कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आप इसे पूरी तरह से न समझ पाएं, डेम ने समझाना शुरू किया। हम मुखों से लड़ते हैं और ये किताबें हमें इसके लिए जरूरी शक्ति जुटाने में मदद करती हैं। यही हमारी सभी शक्तियों का आधार है। मुझे लगा कि आपके लिए इस पर शोध करना दिलचस्प होगा। हो सकता है कि आपको इसमें लिखी बातें समझ में न आए, लेकिन अगर आप चाहें तो हम हर हफ्ते मिल सकते हैं और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इसमें हर चीज का उपयोग कैसे किया जाता है। लिखावट वैसी नहीं थी जैसी इल्टेरियन पर इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन रेज अपने वर्तमान शरीर की वजह से सब कुछ समझ सकता था। नोट्स को देखते हुए उसने गौर किया कि यह क्रोन द्वारा उसे और सफा को सिखाने की कोशिश की गई तकनीक से थोड़ी अलग थी, लेकिन कुछ समानताएं भी थीं। रुको, क्रोन ने कहा था कि अगर मैं डार्क फैक्शन के अलावा कोई और साधना तकनीक सीख लूं जो ची ऊर्जा को आकर्षित कर सके, तो शायद वह मेरे शरीर के लिए कारगर हो। अगर मैं ये किताब पढ़ लूं, तो क्या मैं अपने दांतियान में ची ऊर्जा एकत्रित कर पाऊंगा और वास्तव में मार्शल आर्ट का सही उपयोग करना सीख पाऊंगा। जब तक तुमने पहले कुछ नहीं सीखा है, तब तक सब ठीक रहेगा और तुम भी वही ताकत अपनी मुट्ठी में समेट सकते हो। डेम ने ऊर्जा इकट्ठा की और हवा में मुक्का मारा, जिससे एक जोरदार आवाज हुई और उनके आसपास की जमीन और छत कांप उठी। ये मुझे सब कुछ ऐसे क्यों समझा रहा है जैसे मैं कोई बच्चा हूँ? रेस सोचता रहा, तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। रुको, क्या उसे पता है कि मैं पागना की दुनिया से नहीं हूँ? मतलब, उसे लगता होगा कि मैं पागना की दुनिया से नहीं हूँ, जबकि मैं सच में हूँ। क्या ये तब हुआ जब मैंने जादू से उस घाव को साफ किया था?
अब मुझे समझ में आने लगा है कि वह मेरे साथ इतना दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रहा है। उसे दिलचस्पी है। उसके लिए ये लगभग एक सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसा है जहां दो अलग अलग दुनिया के लोग अपना ज्ञान साझा करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मुझसे मेरे तुरुप के पत्ते से जादू सीख लेंगे तो फिर से सोच लें, हालांकि मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। रेज ने अपना चोगा खोला, उसे एक तरफ पकड़ा और किताब को उसके अंदर रख दिया, जिससे किताब उसके चोगे में धंस गई। सामने खड़े सभी लोग बार बार पलकें झपकाते हुए देखते रहे और अपनी आंखें मलने लगे। अरे, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने अभी देखा? कार्लसन ने पूछा। हाँ, मतलब वो किताब उसके कपड़ों में गायब हो गई। रुको, तो क्या वो सच में हमारी दुनिया से नहीं है? फिक्सटीन चिल्लाया। ये देखकर डेम अपनी खुशी को लगभग रोक नहीं पाया और उठकर जोर जोर से हंसने लगा। तभी रेज ने कुछ दिलचस्प करने का फैसला किया। उसने अपने चोगे में हाथ डाला और इस बार कुछ डालने के बजाय कुछ बाहर निकाला। ये गहरे नीले रंग के तरल से भरी एक बोतल थी, जो उसके पास मौजूद दो माना औषधियों में से एक थी। रेज ने हाथ झटकते हुए उसे दूसरों की ओर फेंक दिया। उस वस्तु के संभावित प्रभाव से भयभीत होकर बाकी लोग पीछे हट गए, जबकि डेम ने उसे हवा में ही एक हाथ से पकड़ लिया। उसने बोतल को ऊपर उठाया, उसे देखा और हिलाया। यह उससे पहले देखी गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग थी। यह मेरी दुनिया की एक खास चीज है, रेज ने समझाया। अगर आप इसे एक पूरे मिनट के लिए पीते हैं तो आपके शरीर की सारी ऊर्जा बहाल हो जाएगी, जिससे आप पूरी ताकत से लड़ सकेंगे। तुरंत ही डेम की आंखें चमक उठी और उसे ऐसा लगा जैसे उसने सोने का घड़ा पकड़ रखा हो। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या ये वाकई ऐसा कुछ कर सकता है? डेम ने पूछा। कुछ ऐसी गोलियां थीं जो पागना योद्धाओं के लिए भी कुछ ऐसा ही कर सकती थी, लेकिन शुरुआती चरण में उन्हें प्राप्त करना लगभग असंभव था। किसी के द्वारा यूं ही कुछ दे देने पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता था कि उनकी दुनिया में उस चीज का कितना महत्व है। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं है कि यह आप पर काम करेगा, लेकिन एक बार कोशिश करके देखिए, और अगर यह उपयोगी साबित होता है तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप मुझे इसके बराबर मूल्य का इनाम दे सकते हैं, रेज ने प्रस्ताव रखा। क्रिस्टल बेचने की कोशिश में हुई घटना के बाद रेज को पता था कि औषधि बेचने की कोशिश का भी वही नतीजा होगा। वास्तव में ये और भी बुरा होगा क्योंकि यह पागना की दुनिया में एक अनजानी चीज थी, इसलिए एक अजनबी होने के नाते उसकी बात का कोई महत्व नहीं था। साथ ही सच तो यह है कि उसे पता नहीं था कि औषधि काम करेगी या नहीं, इसलिए डेम को परीक्षण विषय के रूप में रखना अच्छा था। ये डेम नाम का व्यक्ति इतना मजबूत था कि उसने बीट्रिक्स का सामना किया, जिसने सड़क पर सभी को चौंका दिया। इसलिए ये स्पष्ट है कि वह कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। अगर मैं हम दोनों के बीच इस रिश्ते को बनाए रख सकती हूँ तो यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें ये बैठक हर हफ्ते करनी चाहिए, डेम ने मुस्कुराते हुए फिक्सटीन को औषधि सौंप दी। अगली बैठक के लिए उस किताब को अच्छी तरह से पढ़ लेना, और अगर तुम कुछ प्रगति दिखाते हो तो मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखाने में खुशी महसूस करूंगा, ताकि अगर तुम्हारा सामना उस औरत जैसी किसी से दोबारा हो तो तुम अपनी रक्षा कर सको। दोनों ने एक दूसरे को सिर हिलाकर सहमति दी और फिर अपने हाथों में नई चीजें लेकर मुड़ गए। दोनों को विश्वास था कि उन्होंने अभी जो सौदा किया है उसमें उनका पलड़ा भारी है। रेज ने किताब को मजबूती से पकड़ा और उसके कवर को देखा। क्या उसने मुझे देने से पहले जानबूझकर किताब से नाम मिटा दिया? चलो वापस चलते हैं और इसके बारे में सीखते हैं। अध्याय 39 दो दुनियाओं के बीच युद्ध। डार्क मैगस रिटर्न्स। पोर्टल क्षेत्र से पूरी तरह बाहर निकलने से पहले रेज ने वापस लौटते समय रास्ते में कई जानवरों को मार गिराया और दो और जानवरों को पकड़ने में कामयाब रहा। दूसरी दुनियाओं का यह सफर वाकई अजीब था। कुछ समय तक इंतजार करने पर ऐसा लगता था मानो नए जीव उसी जगह पर फिर से प्रकट हो जाते हों, कुछ हद तक उन खेलों की तरह, लेकिन उसके पास एक ही क्षेत्र में दिन भर मेहनत करने का समय नहीं था। कुछ लोग उसके बारे में चिंता करने लगेंगे, और वैसे भी उसके पास किसी दूसरे आयाम में रात भर डेरा डालने के लिए जरूरी साधन नहीं थे। कुल मिलाकर अब उसके पास 14 क्रिस्टल थे और वह चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी दुनिया में वापस लौट गया। पोर्टल गायब हो गया, अपने पीछे लगभग कुछ भी नहीं छोड़ रहा था, और कुछ क्षण बाद डेम सीढ़ियों से नीचे उतरी और दूसरों के साथ जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ी। वह अपनी उंगली से क्या कर रहा था? फिक्सटीन ने पूछा। हाँ, क्या इसी से पोर्टल खुला? ये कैसे संभव है? कार्लसन ने कहा, जो दौड़कर उस जगह पर पहुंचा था जहां उन्होंने आखिरी बार डार्क मैगस को देखा था। उसने जमीन पर देखा, अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। डेम ने कहा, यह स्पष्ट है कि वह चाहे जहां से भी हो, वे अपनी इच्छा से इन आयामों में आ जा सकते हैं। इस व्यक्ति के बारे में जितना अधिक मैं जान रहा हूं, उतना ही अधिक मैं उत्साहित महसूस कर रहा हूं। अरे, मेरा मतलब है, अगर हम उसके बहुत करीब पहुंच जाएं, तो क्या हम उसके साथ पोर्टल में प्रवेश कर सकते हैं? कर्क ने पूछा। मेरा मतलब है, वह दूसरी दुनिया से है ना? तो पोर्टल के दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जहां उसके जैसे लोग रहते हैं, है ना? क्या आपको नहीं लगता कि ये देखना अद्भुत होगा, या फिर बेहद खतरनाक? डेम ने तुरंत जवाब दिया। उसने भी यही सोचा था जब उसे लगा कि डार्क मैगस किसी दूसरी दुनिया से आया है। पागना की दुनिया में भी कबीले, गुट और लोग आपस में लड़ते थे। अगर दो ऐसे समूह आपस में मिल जाएं जो एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हों, तो वह एक भयंकर युद्ध की कल्पना कर सकता था। यही होता था जब एक समूह दूसरे से भयभीत होता था। उसका पीछा करने जैसी कोई मूर्खतापूर्ण हरकत मत करना, इससे हमारा रिश्ता टूट जाएगा, और यह आप सभी के लिए एक चेतावनी है। डेम और उसका समूह एबिसल पिनेकल, उल्टे पर्वत और नेवफॉल कबीले के आधार पर लौट आया था। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए डेम पहली मंजिलों को पार कर चुका था और फिर ध्यान की गुफाओं में से एक में प्रवेश कर गया। गुफा की दीवारों में अनगिनत बड़े बड़े छेद थे, जिनका इस्तेमाल सदस्य जरूरत पड़ने पर एकांत में प्रशिक्षण करने के लिए करते थे। गुफा में प्रवेश करने पर उन्हें प्रवेश द्वार को बंद करने के लिए एक बड़ी चट्टान को हटाना पड़ता था।
इससे पता चल जाता कि इनमें से किसी एक कमरे का इस्तेमाल हो रहा था। सीढ़ियों के सबसे पास एक गुफा का प्रवेश द्वार था जो बंद था, लेकिन फिर भी डेम ने अपनी ताकत से उस बड़े पत्थर को हटाया और अपने समूह के साथ अंदर प्रवेश किया, फिर उसे दोबारा बंद कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह डेम का निजी कमरा था। कम से कम वह तो यही दावा करता था। चाहे अंदर कोई हो या ना हो, वह प्रवेश द्वार बंद कर देता था ताकि कोई अंदर न जा सके, और यह बात जल्दी ही फैल गई कि यह उसकी गुफा है और किसी और को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुफा के अंदर का नजारा किसी आम एकांत गुफा जैसा नहीं था। वहां कई पलंग थे, पीछे की तरफ किताबों से भरी एक मेज थी और कुछ चमकीली वस्तुएं, रत्न आदि भी मौजूद थे। गुफा मानो दूसरा घर बन चुकी थी। डेम चलकर बिस्तर पर बैठ गया और उसे दी गई नीले रंग की तरल पदार्थ की बोतल को देखने लगा। तुम इसका क्या करोगे? फिक्सटीन ने पूछा। क्या तुम इसे खुद आजमा कर देखोगे? मुझे तो लगता है कि यह फिजूल खर्ची होगी, डेम ने जवाब दिया। मेरा मतलब है, अगर यह वाकई वही काम करता है जो उसने कहा है, तो क्या हम इससे कुछ फायदा नहीं उठा सकते? हम इसे अच्छे दामों पर बेच भी सकते हैं। बाकी सदस्य पहले से ही यह सोचकर अपने हाथ मल रहे थे कि वे क्या क्या खरीद सकते हैं। तो तुम इसे उस्ताद को देना चाहते हो? फिक्सटीन ने भौहें चढ़ा ली। नहीं, डेम ने जवाब दिया। अगर हमने ऐसा किया तो वह डार्क मैगस के बारे में तरह तरह के सवाल पूछने लगेगा और फिर हमें इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अरे, हो सकता है कि हमें पोर्टल्स का इस्तेमाल करने की भी इजाजत न मिले। तुम्हारा मतलब उन पोर्टलों से है जिनका इस्तेमाल करने की हमें शुरू से ही अनुमति नहीं थी। फिक्सटीन ने उसे ठीक करते हुए कहा। अरे, मैंने सुना है कि क्रिम्सन क्रेन रैप्टन में है। ये हमारे सबसे नजदीकी शहर है। तुमने कहा था ना कि तुम उनके नेता अल्बा के करीबी हो, क्या तुम उनसे मिलने नहीं जा सकते? डेम खड़ा हुआ और उसने उंगलियां चटकाईं। यह एकदम सही है। क्रिम्सन क्रेन एक अनोखा कबीला था, अगर उसे कबीला कहना भी सही हो। आकार में छोटा होने के कारण इसमें कुल 8 ही सदस्य थे। फिर भी उनकी शक्ति अन्य कबीलों के बराबर ही थी, जो व्यक्तिगत स्तर पर उनकी ताकत का प्रमाण था। क्रिम्सन क्रेन की एक और खासियत ये थी कि वे घुमंतु थे। घुमंतु वे लोग थे जो मार्शल आर्ट में निपुण थे और तीनों गुटों में से किसी से भी संबंधित नहीं थे, इसलिए उन्हें तीनों गुटों का हिस्सा नहीं माना जाता था। वे तीनों क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकते थे और सभी क्षेत्रों में उनका सम्मान किया जाता था। जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क करना भी मुश्किल था, क्योंकि वे लगातार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर भाड़े के काम करते रहते थे। ठीक है, चलो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि इस चीज के बदले हमें क्या मिलता है। डेम ने बोतल ऊपर उठाई। देखते हैं कि क्या हम डार्क मैगस के लिए बड़ा इनाम हासिल कर सकते हैं। इसी दौरान रेस पोर्टल से बाहर निकल चुका था और उस मंदिर की ओर वापस जाने के बजाय, जहां दूसरों की निगाहें उस पर टिकी थी, उसने एक अधिक शांत क्षेत्र की ओर जाने का फैसला किया। वह चट्टानों के एक ऐसे समूह तक पहुंच गया था जो बहते पानी की एक धारा की ओर जाता था। उसे लगा कि यह जगह उसके लिए ध्यान केंद्रित करने और मन को शांत करने के लिए एकदम सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और 2 स्टार जादूगर बनते हैं। अध्याय 40-40 लाल बेंत। डार्क मैगस रिटर्न्स। डेम और उनके साथियों को रैप्टन शहर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। कई अन्य स्थानों के विपरीत यहाँ की रात्रि जीवन शैली काफी जीवंत थी। आसमान में रात के बादल छाए हुए थे, लेकिन सड़कें चमकती पीली बत्तियों और लाल लालटेनों से जगमगा रही थीं। इमारतें भव्य थीं, नई सामग्रियों से बनी थीं और उनमें से लगभग किसी को भी मरम्मत की आवश्यकता नहीं लग रही थी। साथ ही शहर के बड़े बड़े हिस्सों में सुंदर भवन फैले हुए थे और विभिन्न क्षेत्रों में विशाल शिवालय बने हुए थे। गलियां भी चहल पहल से भरी हुई थीं, जिनमें हंसमुख और नशे में धुत लोग भी थे। एक इमारत के अंदर 3 मंजिला रेस्तरां था। रात के इस समय भी वह ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था, जिनमें से अधिकतर लोग रात भर शराब पीने के बाद नशे में चूर थे। हालांकि कुछ लोगों को पास के एक कबीले से किराए पर लिया गया था ताकि अगर कोई उपद्रवी ग्राहक आए तो वे सफाई का काम कर सकें। दूसरी मंजिल पर एक बैठक चल रही थी। दोनों के बीच एक बड़ी, नीची, आयताकार मेज रखी थी, जिस पर गद्दियां बिछी थीं। एक तरफ डेम बैठा था, हालांकि वह अपने सामान्य रूप में नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने अपने चेहरे पर एक चमकीला, बहुरंगी लोमड़ी का मुखौटा पहन रखा था। ये प्लास्टिक का बना था, जिसे कोई भी आसानी से खरीद सकता था। वह अकेला था जबकि उसके साथी निचली मंजिल पर ही थे। दूसरी ओर गहरे रंग की त्वचा और हल्के लाल रंग के धब्बे वाली एक महिला थी। किसी व्यक्ति में ऐसा होना असामान्य था, लेकिन साथ ही यह ध्यान खींचने वाला भी था। उस अजीब गहरे लाल रंग की चमक से लोग मुड़कर देखते थे, लेकिन जब वे देखते कि वह कौन है, तो वे तुरंत नजरें फेर लेते थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह देखने में अप्रिय थी, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत था। उसके चुस्त दुरुस्त चमड़े के वस्त्र उसके शरीर की बनावट को और भी उभार रहे थे, और उसकी लाल रंगत वाली त्वचा की तरह ही उसकी आंखों के किनारों पर भी हल्का लाल रंग था, जिससे वे मानो चमक रही थी। यह अल्बा थी, जो क्रिम्सन क्रेन्स की नेता थी। मुझे तो बस एक ही वजह समझ आती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर क्यों आए। अल्बा ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ मेज पर रख दिए। तुमने आखिरकार हमारे साथ जुड़ने का मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तुरंत ही डेम ने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। तुम जानती हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। देखो, मुझे इस शहर में प्रवेश करते समय भी मास्क पहनना पड़ता है। तुम्हारे साथ उतना समय बिताने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता जितना मैं चाहती हूँ। अल्बा ने अपनी बाहें मोड़ ली और एक जोरदार फुफकार मारते हुए अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। उस जवाब के बाद उसे उसकी किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन मैं वादा करता हूँ, यह आपके समय की बर्बादी नहीं है। डेम ने अपने चोगे से बोतल निकाली और उसे मेज पर रख दिया, फिर उसे धीरे धीरे खिसकाते हुए अंत में उसके पास ले आया। आपके पास जो तरल पदार्थ है, वह आपको 1 मिनट के लिए, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, आपकी पूरी ऊर्जा वापस दिला देगा। डेम ने आत्मविश्वास से कहा, हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि इसके काम न करने की भी संभावना थी। हाँ, मुझे पता ही नहीं था कि तुम अब एक धोखेबाज बन गए हो।
या शायद तुम ही हो जिसे धोखा दिया जा रहा है और तुम मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। डेम ने तुरंत चिल्लाकर जवाब दिया, मानो उसे बुरा लगा हो, जबकि उसने बिल्कुल सही बात कही थी। क्या आपको इस बात का एहसास भी है कि अगर आपकी कही बात सच है तो ये कितनी बड़ी बात है? मैं मध्य स्तर का योद्धा हूँ। हो सकता है कि कोई चीज शुरुआती स्तर वालों पर काम कर जाए, लेकिन मुझ पर नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो? डेम ने उत्साह से कहा। तुमने कहा कि मुझे इसकी कीमत नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, इसीलिए मैंने इसे तुम्हें दिया। कई लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनमें एक पक्ष बेहद थका हुआ होता है, जरा सी चूक और दूसरा युद्ध हार जाएगा, लेकिन अगर वे इसे ले लें तो उन्हें अपनी सारी ऊर्जा वापस मिल जाएगी। यह एक ऐसी चीज होगी जिसके लिए पागना का हर व्यक्ति संघर्ष करेगा, और आप इसे पाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अल्बा ने उसे उठाया और हिलाया, कुछ देर तक उसे देखती रही। उसे यकीन था कि डेम के पास उसे जहर देने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वह इतना आश्वस्त क्यों था? ये तुम्हें किसने दिया, या इसे किसने बनाया? उसने पूछा। मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन यह एक ऐसा व्यक्ति है जो डार्क मैगस नाम से जाना जाता है। अल्बा लगभग हंस पड़ी। भला किस तरह का योद्धा अपना नाम ऐसा रखता है? शायद डार्क एक संकेत था जिससे पता चलता था कि वे डार्क गुड से थे। ठीक है, चलो देखते हैं कि यह चीज काम करती है या नहीं। अगर करती है तो तुम हमेशा और ले सकते हो, है ना? अल्बा मुस्कुराए। वे दोनों मुख्य शहर छोड़कर विशाल भूभाग से होते हुए यात्रा करने लगे। अंततः वे एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे और पर्वत की तलहटी में खड़े हो गए। अल्बा अपनी सारी शक्ति समेटने लगी, उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह एक जलती हुई लौ की तरह उसके पूरे शरीर में चमक रहा था। इसका आकार बढ़ता ही जा रहा था और उसके सिर के ऊपर यह भयंकर रूप से जल रहा था। आप में कितनी अधिक ऊर्जा है, ये देखकर मैं हमेशा आश्चर्यचकित रह जाता हूँ, डेम ने कहा। अंततः आग धीमी पड़ने लगी। वह खुद को पूरी तरह से थकाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे इस बात पर बहुत संदेह था। ठीक है, तो मुझे बस इसे पीना है? उसने पूछा। हाँ, बिल्कुल, डेम ने उत्तर दिया। उसने बोतल खोली और उसे गटकना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि उसने सब कुछ ठीक से समझाया नहीं। मतलब, ये तरल पदार्थ है ना? फिर आप और क्या कर सकते हैं, इसे अपने शरीर पर मल सकते हैं। अल्बा बोतल का सारा पे पी चुकी थी, लेकिन वह डेम से इतनी नाराज थी कि उसने बोतल को अपने हाथ से मसल दिया। तुम बेवकूफ हो, वह चिल्लाई और उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ी। लेकिन एक कदम चलने के बाद वह रुक गई और अपने दोनों हाथों को देखने लगी। ये क्या है? मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, सचमुच मेरा दांतियान फिर से ची से भर गया है। ठीक उतना ही जितना यहाँ आने से पहले था। एहतियात के तौर पर अल्बा ने पहले की तरह ची को जलाना शुरू कर दिया और अपने शरीर से उतनी ही मात्रा में ची उत्पन्न करने में सक्षम हो गई। अगर हमारे कबीले के पास ये चीजें होती तो हम उस पोर्टल को पूरा कर पाते जिसके लिए हम इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। दौड़कर आए अल्बा ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए डेम के कंधों पर हाथ रख दिए। मुझे लगता है कि आपको उत्पाद पसंद आया, है ना? मुझे लगता है कि आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए और अधिक लाऊं। डेम ने पूछा। नहीं, अल्बा ने जवाब दिया। मैं इस डार्क मैगस से मिलना चाहती हूँ। मुझे उसे अपने कबीले में शामिल करना ही होगा।